नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से लेकर सरकार की नीतियों का आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाले असर को हम एनालाइज करते हैं इसी खास शो में। और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पवन सर के साथ बहुत सारी बातें होने वाली हैं। बजट से हम बस अब एक महीने से भी कम समय में दूर हैं, तो बजट की भी कुछ खबरों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बताते हैं आपको कि हमारा फोकस कहाँ रहने वाला है। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर यानी बात महंगाई की। आसमान छूती गेहूं की कीमत आपकी थाली में पहुंचने वाले खाने की कीमत बढ़ाने वाली है और महंगाई का ये झटका आरबीआई के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगली खबर भी कुछ महंगाई से ही जुड़ी ही समझ लीजिए। सरकार के सामने ग्रोथ को लेकर खड़ी हो गई है बड़ी चिंता। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान निकाला है वो आरबीआई से भी कम रहा है। मंगलवार को सरकार ने पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है और सरकार को रिजर्व बैंक से भी कम ग्रोथ की अभी जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं। अंत में बजट पर अपना फोकस ले जाएंगे और बजट में बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर की क्या मांग है, क्या उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वो होते हुए देखना चाहते हैं इस बजट में, इस पर हम करेंगे बात। क्या सरकार वो कदम उठा सकती है? पवन जी से इस पर एक व्यू लेंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक में नियुक्त हुए नए गवर्नर के नेतृत्व में फरवरी के दौरान घोषित होने वाली पहली पॉलिसी से पहले ही रिजर्व बैंक के लिए महंगाई की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। बीते एक महीने के दौरान गेहूं की कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, जिस वजह से खाद्य महंगाई के भड़कने की आशंका है। महीना भर पहले दिल्ली में गेहूं का जो थोक भाव था वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे था और मंगलवार को यही भाव 3300 रुपए के ऊपर दर्ज किया गया है। गेहूं के महंगा होने की वजह से आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड और बिस्किट के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। उधर खाद्य तेल महंगा होने की वजह से रसोई का बजट तो बढ़ा ही है। साथ ही में एफएमसीजी कंपनियों के लिए तेल, साबुन के अलावा कई खाद्य पैक्ड प्रोडक्ट्स के उत्पादन की लागत बढ़ गई है। एफएमसीजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाकर इस बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है। इस वजह से महंगाई और बढ़ने की ही आशंका है। तो देखना होगा महंगाई की इस नई चुनौती के बाद फरवरी में जब रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसी नए नियुक्त हुए गवर्नर के साथ लेकर आएगी, तो क्या रेपो रेट में कटौती की उम्मीद हम रख सकते हैं या इसे अभी भूल जाना चाहिए? पवन सर, ये जो पूरा बैकड्रॉप है इसके बीच में महंगाई अब साफ तौर पर चुनौती है। खाद्य महंगाई सबसे ज्यादा हिट करती है भारतीय परिवारों को। अब फरवरी के रेपो रेट से अब क्या उम्मीद रखी जाए? प्रियंका नमस्कार। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देखिए जो हालात हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि माफी दे दीजिएगा। जो हालात हैं प्रियंका, उससे मुझे लगता है कि थोड़ी चिंता जायज है। अब देखिए, सबसे पहले तो गेहूं के हालात आप देख लीजिए। गेहूं पिछले मैं जून को एक बेंचमार्क मान के चलता हूं तो एक जून में जो गेहूं का प्राइस था वो था लगभग आप समझिए 24,500 रुपए प्रति टन के आसपास। अभी जैसा कि आपने कहा कि वो पहुंच गया है 33,000 पर टन के रेट पे। अब देखिए किस परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, मतलब आप समझिए लग रहा है कम से कम ये 30% से ज्यादा की बढ़त है। जो गेहूं की महंगाई के महंगा होने के बाद अब जब इसके बाकी जो डेरिवेटिव्स जिससे हम लोग बनाते हैं, जैसे आपने सूजी का एग्जांपल दिया, आपने बिस्किट का एग्जांपल दिया, आपने आटा का एग्जांपल दिया, ये सब पे उसका फर्क पड़ेगा। तो केवल वीट जिसकी बात आपने की, वीट में ही नहीं, जो बाकी जो आइटम्स हैं जो एफएमसीजी में हम लोग एफएमसीजी के दायरे में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिसमें पाम ऑयल का बहुत इस्तेमाल होता है, पाम ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का, तो ये सब भी साथ ही साथ उसके महंगे हुए हैं। तो आप जो अच्छा, अभी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है टोमेटो प्राइस और अनियन का प्राइस, लेकिन अभी भी देखिए
आलू में अभी भी आप अगर देखिएगा तो वहां पे आपको मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन थोड़ा हाई बना हुआ है। ये दिखेगा, अभी नया डेटा आने दीजिए ना, इसमें नजर आएगा। तो गेहूं से लेके आलू से लेके जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं आपको, क्योंकि एडिबल ऑयल बहुत महंगा हो गया है, तो इन सब पे आप देखिएगा बड़ा बहुत इवनली स्प्रेड हो रहा है महंगाई, जो जैसे। और अच्छा, दूसरा एक और कि जब एडिबल ऑयल की प्राइस अगर टाइट है प्रियंका, तो आप केवल जो एडिबल आइटम्स हैं उसी का उसी का प्राइस नहीं बढ़ता है, उसके साथ साथ जो जैसे मान लीजिए साबुन है, तो उसमें उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। जो दूसरे और कई तरह के हम लोग इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, जैसे मच्छर मारने वाली दवा है, उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये एडिबल आइटम से निकल के एफएमसीजी के जो दूसरे आइटम्स हैं उधर भी महंगाई सब जगह स्प्रेड हो गया है। अब आपने सवाल ये किया कि क्या ये हालात ऐसे हो जाएंगे कि जिसमें रेट कट हो जाए। देखिए, ऐसा है कि नए गवर्नर हैं, उनके ऊपर एक तरह से कहिए, मैं दबाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार ने बोल बोल के अलग अलग मंत्रियों ने मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक इंस्टीट्यूट के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। तो पर्सनली वो दबाव में कितने होंगे मुझे नहीं पता, पर रिजर्व बैंक पर एक दबाव है जिसमें उसको रेट काटने की संभावना जताई जा रही है। अभी आज आप ग्रोथ का जो एडवांस एस्टिमेट आया है वो भी आपने देख लिया। सरकार के ऊपर एक दो तरफा चैलेंज होगा कि कैसे इसको ग्रोथ को बनाए रखा जाए और साथ ही साथ जो महंगाई है उसको भी काबू में रखें। अब एक आउटराइट इसका आंसर मैं देता हूं। देखिए, मेरे ख्याल से सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास अभी दबाव के बावजूद, मतलब अगर रेट कट नहीं होता है, जो हालात अभी बन रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पूरा पूरा क्वार्टर, जनवरी में हम लोग घुस गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरे क्वार्टर में मतलब सबसे ज्यादा चैलेंज रहेगा कि इन्फ्लेशन से कैसे पार पाया जाए। तो ऐसे में आरबीआई ये रिस्क लेती है कि नहीं लेती है, ये देखना पड़ेगा। ओके, सो फरवरी की पॉलिसी पर नज़र तो सभी की रहेगी, लेकिन महंगाई जिस तरफ से बढ़ रही है और ग्रोथ के जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं उसके बीच में अगर बैलेंस रखना है रिजर्व बैंक को तो उम्मीद कम ही है। लेकिन हाँ, फरवरी पर नजरें रहेंगी। अगली खबर जो है, इससे मैं जुड़ी हुई तो नहीं कहूँगी, लेकिन आंकड़ों की है, और इन आंकड़ों को हम सीधा कंपेयर करते हैं जो रिजर्व बैंक के आंकड़े रहते हैं। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान जो ग्रोथ की उम्मीद जताई थी, सरकार ने जब अब अनुमान निकाला है तो वो आरबीआई के अनुमान से भी नीचे है। मंगलवार को सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ को लेकर पहला अग्रिम अनुमान आया है, और इसके मुताबिक 2024-25 के दौरान जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.4% पर आ सकती है, जो 4 साल में सबसे कम ग्रोथ होगी। रिजर्व बैंक का अनुमान था 6.6% ग्रोथ का। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ तो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगी, लेकिन पेन पॉइंट्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है, जो पिछले साल के मुकाबले कम रहने की आशंका है। तो पेन पॉइंट्स कई हैं, और ये पेन पॉइंट्स साफ तौर पर ग्रोथ के जो अनुमान आ रहे हैं उस पर भी नज़र आ रहा है। क्या सरकार को दिसंबर तिमाही में भी अब सुस्त ग्रोथ का ही अनुमान है, और इसीलिए पूरे साल का अनुमान जो है इस तरह से उसमें कटौती की गई है? पवन जी, क्योंकि अभी हम देखिए महंगाई की बात कर रहे थे और हम अब बात करें ग्रोथ के गिरने की, और ये बात मैं और आप, मुझे लगता है, पिछले 2 महीने से तो कर ही रहे हैं। प्रियंका, ग्रोथ मतलब देखिए, जो रिजर्व बैंक ने जो अनुमान लगाया था कि 6.6 रहेगा, उसके आसपास ही है। और मुझे तो बल्कि डर इस बात का है कि ये 6.4% जो एडवांस एस्टिमेट है सरकार का, क्या इसको कहीं ऐसा ना हो कि इसको ये डाउनवर्ड रिवीजन की नौबत आ जाए। अब आप देखिए, एक जो मजबूत सा जो एरिया है वो दिख रहा है कि जो रूरल एरियाज में वहाँ पे रूरल कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है। अर्बन एरियाज में दिक्कत है, और एफएमसीजी के रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा। कुछ कंपनियों के
अर्निंग अभी आने उससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये जीडीपी ग्रोथ ऐसा अगर अनुमान लगाया गया तो इसकी वजह क्या क्या है। अब ग्रोथ के, अब देखिए ना, सरकार का कहना है कि साहब हम बड़ा आगे चल के फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कम करके टारगेट करेंगे। अब इस तरह के जब ग्रोथ हैं तो सरकार को जोर देना होगा कि साहब कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, सोशल स्कीम पे पैसे लगाए जाएं, बजट में जो एलोकेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि जब ये ग्रोथ इससे इसके आसपास या इससे भी नीचे जाता है तो सरकार और ज्यादा, मेरे ख्याल से, और स्ट्रेन में आएगी। और जो सरकार का टारगेट है कि फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल करें, कैसे करेंगे जब आपको पता है कि बिना सरकारी पैसा लगाए हुए ग्रोथ आ नहीं रहा है, तो आपको सोशल स्कीम्स में और जगह पे एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे कॉन्फिडेंस पैदा होगा और उसके बाद जो है जब मनी लोगों के हाथों में जाएगा फिर उसके बाद उसका साइक्लिकल इफेक्ट आप देखेंगे। तो ऐसे में अभी जो ग्रोथ रेट आ गया वो आ गया। अभी हमें डर इस बात का है कि क्या इस साल के बजट में जो फिस्कल डेफिसिट का जो सरकार टारगेट करेगी उसको वो क्या ऐसा ही रहेगा या उस थोड़ा उसमें अब और ज्यादा मेरे ख्याल से उसको स्क्वीज किए जाने की जरूरत है। पर अगर ऐसे ही आपके पास ग्रोथ अगर आगे रहेगा इस क्वार्टर में, और अभी अब देखिए आप पता चल जाएगा, अब जैसे आपके पास थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के आएंगे, अगर कहीं इससे नीचे चला गया तो वो चैलेंज बना रहेगा। तो सरकार के लिए उस इसके मेरे फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल करना, वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा चैलेंज आने वाले टाइम में होने वाला है। तो इन नंबर के बैकड्रॉप में और एक चुनौती फिस्कल डेफिसिट की, यहाँ घाटे पर जो है हम वहाँ पे एक हो सकता है रिवाइज देखें, क्या अगले साल का आउटलुक आपको लग रहा है थोड़ा सा यहाँ डगमगाते हुए ग्रोथ को लेकर के? प्रियंका, मुझे तो जितना समझ में आता है कि देखिए अभी दबाव तो है ग्रोथ पे, मतलब जिस 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है हम लोग, कहाँ अब से 3 साल पहले 9% ग्रोथ पे थे, उसके बाद घट के हम 6% के आसपास आ गए हैं, 6.4%। तो अभी जिस तरह के चैलेंजेस हैं मेरे ख्याल से डोमेस्टिक मार्केट में और ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि ग्रोथ जो 6.4 इस साल के इस फिस्कल में, मतलब 24-25 में जो हम लोग देख रहे हैं और जो एडवांस एस्टिमेट आया है, आगे चल के या तो ग्रोथ मेरे ख्याल से शायद कहीं और दबाव इस पे रहेगा और या इसके आसपास रहेगा। तो पवन सर, अगर ग्रोथ पर फोकस करेगी सरकार तो यानी कि उसे अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। फिस्कल डेफिसिट को अगर कंट्रोल करना है तो फिर उसको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ऐसे में इन दोनों सिचुएशन में आपको लग रहा है कि इस बजट में फोकस कहाँ रखे सरकार? ये सरकार के लिए एक और दुविधा खड़ी हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ाए या फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे। अभी सरकार के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी आपके पास ग्रोथ का चैलेंज है, आपके पास इन्फ्लेशन का चैलेंज है। अब इन्फ्लेशन कितने टाइम से आप देखिए ना, 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से इन्फ्लेशन जो है वो एलिवेटेड है। उसको पहले कंट्रोल करिए। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आपके पास तरीका क्या है? आप जिन चीजों के आइटम्स की बात हमने आपसे की, ये तो सब सप्लाई साइड की समस्या है ना, वीट सप्लाई साइड की समस्या है। हम लोग अभी आलू की बात की, आलू सप्लाई साइड की समस्या है। इसको आप आरबीआई को के रेट कट से केवल ग्रोथ को इन्फ्लेशन को आपको लगता है कि वो बेकाबू हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होगा। आपको बजट में, जहां तक मेरा अनुमान है कि सरकार इस साल क्योंकि ग्रोथ पे काफी दबाव में सरकार है पिछले 3-4 महीने से, जैसे कि सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने देखिए आरबीआई पे निशाना साधा है, तो ग्रोथ पर सरकार जब दबाव में है तो मेरे ख्याल से अगर फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा बहुत अगर ये समझौता भी कर लेती है तो मुझे कोई बहुत अचरज नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप उसमें पैसा नहीं डालेंगे आगे, देखिए सरकार थोड़ी सी घबराहट में, जो मुझे समझ में आता है कि ग्रोथ को कैसे बनाए रखा जाए। तो मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट पे जो सरकार ने पास्ट में जो वादा किया है, शायद
वो अभी या तो वहीं रहेगा या फिर हो सकता है कि मतलब उसके उसके नीचे आने की संभावना मुझे तो ऐसे में कमी दिख रही है। ठीक है, तो आपको लग रहा है प्राथमिकता ग्रोथ को दी जा सकती है ऐसे समय में, क्योंकि क्योंकि वो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता है। हम्म। वो उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ से नहीं संभालेंगे तो ये आगे जाके और नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है ये सरकार में एक रियलाइजेशन है कि ग्रोथ को कैसे अभी मतलब जो मुट्ठी से सरक रहा है उसको कैसे पकड़ के रखा जाए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है यही थीम भी रहेगी इस बजट की। चलिए बजट की खबर अगली लेकर आते हैं, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार से ये डिमांड की है कि सस्ते घरों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बजट में सस्ते घरों की परिभाषा को बदला जाए। बदलाव के तहत मुंबई में 85 लाख रुपए और अन्य महानगरों में 60 से 65 लाख तक के घर को सस्ते घर के दायरे में रखने की मांग की गई है। अभी तक 45 लाख रुपए तक के घर को सस्ते घर की सीमा में माना जाता था और इस तरह के घर की खरीद पर टैक्स छूट मिलती है। रियल एस्टेट सेक्टर ने इसके अलावा LIG और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवारों के लिए 2022 तक जो क्रेडिट लिंक स्कीम चलाई जा रही थी उसे फिर से शुरू करने की भी मांग रखी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक 2019 के दौरान देश में जितने घर बिके थे उनमें सस्ते घरों की हिस्सेदारी 38% हुआ करती थी, जो अब घटकर सिर्फ 18% ही बची है। पवन सर, रियल एस्टेट जो है फिर से एक अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को लेकर के पहुंचा है, और हमने जब अफोर्डेबल हाउसिंग की शुरुआत देखी थी तो हमने एक देखा था कि सारे ही डेवलपर्स जुट गए थे अफोर्डेबल घर बनाने में, लेकिन उसकी कॉस्ट और उसकी उतनी बिक्री नहीं जितना उन्होंने सोचा था, और वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो अब हमारे आसपास गायब ही हो गया है। ऐसे में इनकी मांग ये है कि इसकी डेफिनेशन को ही बदल दी जाए। आपको लगता है ये वाजिब मांग है? देखिए अभी रियल स्टेट के लोग आकर जैसे बजट से पहले मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से अलग अलग मौकों पे, एक दो सेमिनार में भी खासकर जो भारत सरकार के अधिकारी हैं उनको बताया गया कि साहब ऐसा है कि क्योंकि वो जो 45 लाख जो अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट है वो उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, तो मेरे ख्याल से उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन प्रियंका, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि पिछले 3-4 साल से मेरे ख्याल से ये डिमांड हर साल बजट के पहले आता रहा है। पिछले साल भी आप देखिएगा तो भी आपको मतलब अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिछले साल भी डिमांड हुई थी, और काफी मेरे ख्याल से बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो रियल स्टेट की कंपनियां उन्होंने सरकार से बात की थी, पर मेरे ख्याल से उसमें सरकार ने उनकी बात पे उस समय उतना ध्यान दिया नहीं। इस साल हल्की सी संभावना बनती है, मतलब मैं ये अभी नहीं बता पाऊंगा आपको कि मतलब बजट के प्रपोजल में ऐसा होगा क्या, संभावना बन रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो सकता है। उनको लगता है कि वो टाइम आ गया है जब इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि 45 लाख अब आप समझिए होती ही क्या चीज है। तो अब जब उसको बोलेंगे तो ज्यादा लोग ज्यादा उसमें डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग उसके दायरे में आएंगे। तो मेरे ख्याल से अब तक जो हालात मैं देख रहा हूँ, जिसे अलग अलग मौकों पर मीटिंग में बातें उठाई गई हैं, जिसमें आप शायद आपने एनआरओ का एग्जांपल दिया, तो लगातार घटी है पिछले 4-5 साल से उसकी डिमांड। तो हमें लगता है कि सरकार के जहन में ये बात है और सरकार अपने संज्ञान में इसको रखे हुए है। संभव है कि बदलाव हो, संभव है बदलाव नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसको अभी सरकार कंसीडर कर रही है। अभी देखते हैं, अब आप देखिए, अब मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में आपके पास सारे बजट प्रपोजल जो है वो कंक्रीटाइज हो जाएंगे। बिल्कुल, तो और आप भी हमारे साथ रहेंगे उनको एनालाइज करने के लिए। पवन सर, आज की बातचीत को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। तो पवन सर, कल फिर मिलेंगे मनी सेंट्रल में, हम ऐसे ही खबरों पर बातचीत करेंगे। अगर आप किसी खबर पर पवन सर को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम उन खबरों को भी पिकअप करेंगे। शुक्रिया मनी सेंट्रल में जुड़ने के लिए। और हमने अपनी आखिरी खबर बजट पर बात की थी, तो बजट को अगर आसान भाषा में समझना है तो मनी 9 ही वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहां हम बजट को आपके लिए एनालाइज करेंगे आसान शब्दों में। तो मनी 9 देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।